नमस्कार साथियों, एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी में वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का बिंदु शुरू करेंगे। जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो देखो हमने सबसे पहले ये देखा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्ण को हमने दो भागों में बांट के पढ़ा था। वर्ण को दो भागों में बांट के पढ़ा था। एक था स्वर और एक था क्या भाई? व्यंजन था। एक क्या था? स्वर और एक क्या था? व्यंजन था। जिसमें हम लोगों ने स्वर के बारे में पिछली कक्षा में विधिवत पढ़ रखा है कि स्वर कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह व्यंजन का रहेगा। किसका रहेगा भाई? व्यंजन का रहेगा। किसका रहेगा? व्यंजन का रहेगा। अगर मैं कहूं कि व्यंजन किसे कहते हैं तो कहना कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। देखो भाई, हम अपनी पिछली कक्षा में भी इस बात का जिक्र किए हुए थे कि जो हमारा स्वर और व्यंजन है उसका वर्गीकरण हम उच्चारण के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं भाई? उच्चारण के आधार पर करते हैं। अगर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी अवरोध के होता है, तो हमने उनको बताया था कि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होगा उनको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यंजन कहते हैं। देखो, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उच्चारण। मतलब कि व्यंजनों का लेखन बिना स्वर के हो सकता है, परंतु उनका उच्चारण बिना स्वर के हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह भी समझना है आपको कि जैसे अगर हम क ये लिख रहे हैं तो अगर इस पर हम हलंत का चिन्ह लगा दिए, किसका चिन्ह लगा दिए? हलंत का, तो कहेंगे कि यह स्वर रहित व्यंजन है। कैसा व्यंजन है भाई? स्वर रहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें स्वर निहित नहीं है। अगर हम इसी क को इस प्रकार से लिख दूं तो कहेंगे कि सर इसका जो लेखन हुआ है वह स्वर और व्यंजन की सहायता से हुआ है। अर्थात हम कहेंगे इस क को पूर्णतः इन दो वर्णों की मदद से लिखा गया है, एक क और एक अ। लेखन तो बिना स्वर के हो सकता है, परंतु उच्चारण बिना स्वर के हम नहीं कर सकते। उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते। यही व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। व्यंजन की, अगर हम व्यंजन की संख्या के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे कि व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है भाई? 33 होती है। कौन कौन सी? तो कहेंगे क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। फिर च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ,
ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स और ह। ये कुल मिलाकर के 33 क्या होते हैं भाई? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। देखो, हम वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात नहीं कर रहे, बल्कि केवल इसकी बात कर रहे हैं कि हिंदी में जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो बता देना मेरे भाई कि 33 होती है। कहां से कहां तक? तो कह देना क से लेकर के ह तक होती है। क से लेकर के ह तक होती है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस सवाल को जरा गौर से देखना। कई बार यह सवाल बन चुका है परीक्षाओं में कि बताओ ना व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको जवाब देना है 33। कितना जवाब देना है मेरे भाई? 33 जवाब देना है। थोड़ी सी और हम आगे की बात कर लें। अब देखो, हम स्वर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जान लिए और व्यंजन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जान लिए। अब हम बात करेंगे वर्णमाला की। किसकी बात करेंगे भाई? वर्णमाला की बात करेंगे। तो बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो लिख देना कि वर्णों के व्यवस्थित 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 एवं क्रमबद्ध क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। अब व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा भाई? तो देखना, सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करते हैं और लिखेंगे अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ध्यान से समझना इस बात को। क्या हम लोग अंग और अह को स्वर के अंतर्गत पढ़े थे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ स्र। फिर उसके बाद दो और आते हैं ड़ और ढ। ड़ और ढ। अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करने चाहें तो देखो ना मेरे भाई, इनकी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इस स्वरों की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर देखे थे 33 34 35 36 37 38 39। अगर हम इनकी गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 52 आ जाएगा, मतलब 52 आ जाएगा। सवाल ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो आपको जवाब क्या देना होगा? 52 देना होगा। क्या जवाब देना होगा? 52 जवाब देना होगा। वर्णमाला में
वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बतानी होगी? 52 बतानी होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? देखो, संख्याओं को हम अपने इसी श्रेणी के अगले बिंदुओं में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करेंगे कि आपको जवाब कब 44 देना है, कब 33 देना है, कब 11 देना है, कब 52 देना है। एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि आपको जवाब 56 भी देना है। इन सारी बातों को हम आगे के बिंदुओं में देखेंगे। फिलहाल केवल दो चीज समझते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, और दूसरा वर्णमाला। हम कहेंगे स्वर और व्यंजन के एकदम व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एक बात और कहेंगे हम कि वर्णमाला में दोनों प्रकार के वर्णों को एक क्रम से लिखा जाता है। दोनों प्रकार के वर्णों कहने का मतलब स्वर और व्यंजन को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला बिंदु होगा वह होगा व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें तो व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो कहेंगे एक स्पर्शी होता है, एक स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन होता है, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है। और अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे को बताएंगे कि उष्म व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है भाई? तो उष्म व्यंजन होता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और उष्म। यही 3 प्रकार के व्यंजन मुख्य रूप से आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक एक की हम बात करेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप कह देना कि वह व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारित करते समय जिह्वा विभिन्न मुखाव्यय को स्पर्श करती है, विभिन्न मुखाव्यय को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगर हम एक पॉइंट और बना करके यहां पर लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं यहां पर कि वर्ग में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
देखो भाई, वर्ग में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, जबकि जिह्वा विभिन्न मुखाव्ययों को स्पर्श करती है, इस कारण से इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं और दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करना चाहें, अगर आपसे पूछें कि स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देना कि सर संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है भाई? 25। कौन कौन से? तो कह देना कि क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं सबके सब स्पर्शी होते हैं। सबके सब क्या होते हैं भाई? स्पर्शी होते हैं। चलो एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले को हम कह देते हैं क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो कहेंगे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण आएंगे। अगर हम च वर्ग की बात करें, च वर्ग की बात करें तो इसमें लिखेंगे च, छ, ज, झ, य। उसी तरह से अगर हम ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग होता है, त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर अंतिम में आता है प वर्ग, और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म आता है। अब देखना, ये जो है इन वर्णों, पहली बात तो ये समझ लो कि हम किसी भी, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, हम अगर उसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा अवश्य ही किसी मुखाव्यय को स्पर्श करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बिना स्पर्श के किसी भी वर्ण का उच्चारण कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम इनको उच्चारित करेंगे तो कुछ विशेषतः स्पर्श करती है, इस कारण इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और देखना, ये वर्ग में विभक्त होता है। मतलब अगर हम क की बात करें तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है, क वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, ङ। उसी तरह से च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये कुल मिलाकर के 25 वर्ण होते हैं। अगर हम क की इस पूरे लाइन की बात करें, अगर हम पूरे लाइन की बात करेंगे तो कहेंगे कि यह वर्ग का पहला वर्ण है। यह वर्ग का कौन सा वर्ण है भाई? तो पहला वर्ण है। यह वर्ग का कौन सा वर्ण है? और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये क्या है? पांचवा है। अगर मैं कहूं कि त वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा तो बता देना त, थ, द, ध। अगर मैं कहूं कि च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा तो च, छ, ज। अगर मैं कहूं कि प वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होगा तो देना प और फ, है ना। तो ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का दूसरा, ये वर्ग का तीसरा, ये वर्ग का चौथा, ये वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। इसमें से हम क, च, ट, त, प को वर्ग का पहला वर्ण कहते हैं। और ध्यान से समझ लेना, जो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजनों को संक्षेप में कु, चू, फिर से कु, चू, टू, तू, पू। देख लेना मेरे भाई, वर्गीय व्यंजनों को संक्षेप में कु, चू, टू, तू, पू भी कहते हैं। कु, चू, टू, तू, पू भी कहते हैं। जैसे मैं कु का नाम लूंगा, आपको समझ जाना है कि क, ख, ग, घ, ङ मैं पांचों की बात कर रहा हूं। चू की बात किया तो च, छ, ज, झ, इ पांचों की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि वर्गीय व्यंजनों को संक्षेप में क्या लिखा जाएगा तो कहेंगे कि वर्गीय व्यंजनों को संक्षेप में कु, चू, टू, तू, पू भी लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक बात और लिखें तो लिख सकते हैं ङ, ञ, ड़, न, म। ये देखो 5 वर्ण है मेरे भाई, 1, 2, 3, 4, 5।
इन 5 वर्णों को हम पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। किनको किनको? न, य, ड़, न, म को पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। और भी एक बात लिख सकते हैं हम यहां पर, च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भी कहते हैं किसको किसको? च, छ, ज और झ को। एक बात यहीं पर समझ लो, इसको हमने नाम दिया है स्पर्श संघर्षी। आगे चल करके हम संघर्षी वर्ण को पढ़ेंगे, आगे चल करके हम संघर्षहीन वर्णों के बारे में देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। हम इस बात को कहे हैं स्पर्श संघर्षी, किनको किनको? तो च, छ, ज और झ को। हमने बताया अभी अभी कि वर्गीय अथवा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपने बताया था कि सर 25 होती है। आपने क्या बता रखा था कि सर 25 होती है, परंतु इनमें से 5 को निकालो, इधर 1 2 3 4 और 5 इधर निकाल दो 4, तो कितने निकल गए? 9। 5 और 4 9। यहां से अगर एक सवाल बना ले एग्जामिनर कि मूलतः स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप तुरंत बता देना कि सर 16 होती है। कितनी बताना है आपको? 16 बताना है। 16 क्यों? क्योंकि 25 में से 9 निकल गए, बचे कितने? 16। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं? अरे बता दो ना मेरे भाई। चलो वेरी गुड। अब हम दूसरे प्रकार के व्यंजन की बात करते हैं। जो दूसरे प्रकार का व्यंजन था वो था उष्म व्यंजन। क्या था? सॉरी, उष्म नहीं, अंतस्थ व्यंजन था। क्या था? अंतस्थ व्यंजन था। अंतस्थ व्यंजन, इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि वे व्यंजन वर्ण जिनका अधिकतम उच्चारण आंतरिक ही हो जाता है, आंतरिक ही हो जाता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये क्या बात हो गई भाई कि अधिकतम उच्चारण आंतरिक हो जाता है। देखो, जैसे कि हम जो किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राण वायु कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे तो जो निकलने वाली वायु की मात्रा होती है कुछ कम होती है, इस कारण हम इनको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अगर मैं कहूं कि इनकी संख्या कितनी होती है तो संख्या को भी बता देना कि 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? तो य, र, ल और व होती है, जिसमें से य और व को हम क्या कहते हैं भाई? अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। देखो, च, छ, ज, झ, ये 4 वर्णों को हमने बता रखा है
कि इनको स्पर्शी संघर्षी के नाम से जानते हैं, परंतु य और व को हम किस नाम से जानेंगे? अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे भाई? अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन के नाम से जानेंगे। उसी तरह से अगर हम र की बात करेंगे तो र को लुंठित अथवा प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। लुंठित अथवा प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा अगर हम ल की बात कर लें तो ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। देखो भैया, सबके नाम के पीछे उसका एक कारण भी जुड़ा है। अगर हम य और व की बात करें तो इनको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वरों के योग से बनते हैं। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। और वहीं अगर र की बात करेंगे तो र देखो, जैसे ही हम र बोलेंगे तो हमारी जिह्वा जो है लुढ़क लुढ़क करके आगे आती है, इसलिए लुंठित बोलते हैं। और उसके बाद मुख के अंदर एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है र को उच्चारित करने में। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं। ल का मतलब होता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब जैसे हम ल का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा जो है दांत के ऊपरी भाग में सटती है और वायु साइड से बाहर निकलती है, जिस कारण से हम इसको पार्श्विक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलो, अगला और अंतिम प्रकार है आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा है भाई? ऊष्म व्यंजन। अगर हम ऊष्म व्यंजन के बारे में कहना चाहें तो कहेंगे कि वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय जिह्वा किसी मुखाव्यय तक पहुंच तो जाती है, परंतु स्पर्श नहीं करती। देखो, अब हम आगे की बात को समझते हैं ना, लिखने में मैटर और बड़ा हो जाएगा। हम कहेंगे कि वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय जिह्वा किसी मुखाव्यय तक पहुंच तो जाती है परंतु स्पर्श नहीं करती। कहने का मतलब क्या है? स्पर्श करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण संघर्ष करते करते उष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण इनको हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करने का प्रयास करें तो कहेंगे कि इनकी भी संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। कौन कौन से? तो कहेंगे 100 और एक क्या होता है भाई? ह होता है। अगर हम इस स की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये तालव्य स है। और अगर हम इस स की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये मूर्धन्य स है। अगर हम इस स की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये दंत्य स है। देखो, ये उच्चारण स्थान के आधार पर इनको बांट दिया गया है कि यह तालव्य है, यह मूर्धन्य है और ये क्या है? दंत्य है। अगर हम स्पेशली ह की बात करेंगे तो ह को काकल्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकल्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और काकल्य क्या है? तो कहेंगे काकल्य भी एक उच्चारण स्थान ही है। कंठ के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं काकल्य है। और जब हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो कहेंगे कि ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, परंतु अगर विशेषतः देखा जाए तो एक बार क बोलिए और एक बार ह बोलिए। तो जब हम क बोलेंगे तो पाएंगे कि जब हम क को उच्चारित कर रहे हैं तो वायु जो है एक अवरोध के साथ, कंठ के पास एक अवरोध हो रहा है और उस अवरोध के साथ बाहर निकल रही है, इस कारण उसको कंठ का नाम दिया गया। परंतु जब हम ह को बोलेंगे तो यह बिना किसी अवरोध के बाहर निकलेगी, इसलिए हम इसको काकल्य वर्ण कहेंगे। ठीक है? चलो, आज हम लोगों ने
व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। इसके बाद हम अन्य वर्णों के बारे में समझेंगे कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, द्वित्व क्या होते हैं, वर्ष क्या होते हैं। उनके साथ साथ अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का शब्दकोश के अनुसार क्रम, वर्ण विच्छेद, ये सारी बातें हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे, है ना। अगर आपको बात हमारी अच्छी लगी हो, मैटर अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो, तो मेरे प्यारे बंधु एक बार जरूर लाइक शेयर कर देना। और आपको ये क्लास कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।